हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है। इसका उत्तर होगा स्टोमेटा। स्टोमेटा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। पौधों की पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्ती का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर है कैरोटीनॉइड के कारण। कैरोटीनॉइड के कारण पत्ती के लाल, नारंगी और पीले रंग होते हैं। प्रश्न है, क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होता है? ये होता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका उत्तर है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। पत्तियों का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाना। टॉपिक है फल। फल से रिलेटेड कई प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फल बनता है निषेचन के बाद अंडाशय से। निषेचन की क्रिया के बाद अंडाशय से फल बनता है। बीज किससे बनता है? तो निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है। निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन का खोज सर्वप्रथम किसने किया? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसका उत्तर है स्ट्रासबर्गर ने। स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज की थी। नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन क्या कहलाता है? इसका उत्तर है निषेचन। नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन निषेचन कहलाता है। सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? तो इसका उत्तर है साइकस में। साइकस में सबसे बड़ा बीजांड होता है। जीवित जीवाश्म है साइकस। साइकस एक जीवित जीवाश्म है। जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सत्य फल। जिस फल को बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्यदल भी भाग लेते हैं, क्या कहलाता है? असत्य फल। सत्य फल के उदाहरण कौन कौन से हैं? मटर, आम सत्य फल के उदाहरण है, यानी ट्रूथ फ्रूट। असत्य फल के उदाहरण है सेब, नाशपाती, कटहल। सारोसिस फल है सहतूत, अनानास और कटहल। सारोसिस फल है सहतूत, अनानास और कटहल। आम, इमली, पपीता, बेर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? आम, इमली, पपीता, बेर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो इसका उत्तर है मध्य फल भित्ति। आम की मध्य फल भित्ति खाई जाती है। आम और इमली, पपीता, इनके सबसे बाहरी परत होती है, उसके बाद फल भित्ति होती है बीच में, उसके बाद फिर बीज आता है। तो इसमें खाने योग्य भाग होता है मध्य फल भित्ति। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो यह होती है फल भित्ति। लीची का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो लीची का खाने योग्य भाग होता है एरिल। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष और फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम। फूल गोभी का पुष्पक्रम खाया जाता है। फूल से रिलेटेड प्रश्न है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पौधे का जनन अंग क्या होता है? तो यह होता है पुष्प यानी फूल। पौधे का जनन अंग होता है फूल। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों की खेती क्या कहलाती है? तो खेती है तो कल्चर जुड़ा होगा, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी माने फूल और कल्चर मीन्स खेती। फूलों की खेती यानी फ्लोरिकल्चर। पुष्प का नर अंग क्या कहलाता है? पुष्प का नर अंग पुंकेसर कहलाता है। पुष्प का मादा अंग क्या कहलाता है? तो मादा अंग को कहते हैं अंडप या कार्पेल। नर अंग को पुंकेसर कहते हैं और मादा अंग को अंडप या कार्पेल। सबसे छोटा पुष्प होता है वुल्फिया का और सबसे बड़ा पुष्प होता है रैफ्लेसिया का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया का और सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लेसिया का होता है। पादप ऊतक कौन कौन से हैं? इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होती है क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं ऊतक। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यह किया था बिचट ने। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बिचट ने।
तो इसके बाद अगला देखते हैं, अगला टॉपिक कुछ अन्य प्रश्न है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे? अगर ये प्रश्न आता है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो इसका उत्तर है प्रोटीन से। प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। जाइलम एवं फ्लोएम ये क्या है, किस तरह के ऊतक है? तो यह है संवहनीय ऊतक। जाइलम एवं फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक हैं? तो यह है संवहनीय ऊतक। पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। कौन सा ऊतक पहुंचाता है? तो इसका उत्तर है फ्लोएम। फ्लो क्या होता है? ऊपर से नीचे आता है, यानी पत्तियों में जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण से, तो वो खाद्य पदार्थ पौधे के पत्तियों से चल कर के पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है फ्लोएम। फ्लोएम ऊतक पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। कौन सा ऊतक पहुंचाता है? जाइलम। जाइलम ऊतक पौधों की जड़ों द्वारा जो जल अवशोषित होता है और खनिज लवण अवशोषित होते हैं, वो पौधे के विभिन्न भागों में जाइलम के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। शरीर के ऊतकों तथा अंगों का आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा ऊतक कार्य करता है? संयोजी ऊतक। शरीर के ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य संयोजी ऊतक करते हैं। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। प्रकाश संश्लेषण टॉपिक है, इससे रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं कौन से पूछे गए हैं। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। पेड़ व पौधे के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, यूनिट क्या है? तो इसका उत्तर है क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो रासायनिक क्रिया है वह किसकी उपस्थिति में होती है? तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। चार चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये चार चीजें होंगी तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी। प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है किस अभिक्रिया के द्वारा? तो इसका उत्तर है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है या रूपांतरित होता है किसके द्वारा? पौधों के द्वारा। क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है? क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है? तो इसका उत्तर है बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को। क्लोरोफिल प्रकाश के बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है किस रंग के प्रकाश में? तो इसका उत्तर है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैंगनी रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर जब बैंगनी रंग का प्रकाश होगा तब सबसे कम होगी, और जब लाल रंग होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है कि रात में होती है? तो इसका उत्तर है दिन में, क्योंकि दिन में ही सूर्य निकलता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है उपचयन के द्वारा, तो किससे निकलती है? तो जल में जो ऑक्सीजन होती है वही निकलती है। जल का फार्मूला होता है H2O। तो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें जो पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं उपचयन के द्वारा, तो वह ऑक्सीजन जल की होती है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है। जल का अपघटन कब होगा? वो ऊर्जा किससे मिलती है? तो इसका उत्तर है प्रकाश से। प्रकाश से जल अपघटन होगा, उसी से ऊर्जा मिलेगी। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किस अभिक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और ऑक्सीजन को मुक्त कर दिया जाता है।
इस तरह से प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है सौर विकिरण। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सौर विकिरण। पादप हार्मोन के प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जान लेते हैं। प्रमुख पादप हार्मोन कौन कौन से हैं? तो याद कर ले, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, फ्लोरिजेन और साइटोकाइनिन। प्रमुख पादप हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, फ्लोरिजेन और साइटोकाइनिन। वृद्धि प्रवर्धक पादप हार्मोन कौन कौन से हैं? तो वृद्धि प्रवर्धक पादप हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। वृद्धि प्रवर्धक पादप हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन यानी जो वृद्धि को रोकते हैं, ऐसे कौन कौन से हैं हार्मोन? तो एक है एब्सिसिक एसिड और दूसरा है एथिलीन। एब्सिसिक एसिड और एथिलीन जो हार्मोन है यह वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन है। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन कौन सा है? तो यह है ऑक्सिन। प्रथम पादप हार्मोन जिसकी खोज की गई थी वह है ऑक्सिन। ऑक्सिन की खोज किसने की थी? तो यह की थी डार्विन ने 1880 ईस्वी में। डार्विन ने 1880 ईस्वी में ऑक्सिन हार्मोन की खोज की थी। किसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करके खरपतवार नष्ट करने में होता है? खरपतवार नष्ट करने में किसका यूज किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑक्सिन का। ऑक्सिन का प्रयोग खेत में खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है। 2,4-D क्या है? 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो यह है एथिलीन। एथिलीन गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। एथिलीन की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है बर्ग ने 1962 ईस्वी में एथिलीन की खोज की थी। फलों को पकाने में सहायक होता है कौन सा हार्मोन? तो इसका उत्तर है एथिलीन। एथिलीन गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है और यह फलों को पकाने में सहायक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायक होता है। पुष्पों की संख्या में अगर वृद्धि करनी है तो इसमें कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो इसका उत्तर भी है एथिलीन। फलों को पकाने में भी यह सहायक है और पुष्पों की संख्या की वृद्धि में भी यह सहायक है। कौन सा हार्मोन? एथिलीन। बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है। तो बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है जिब्रेलिन हार्मोन, क्योंकि ये वृद्धिकारक प्रवर्धक हार्मोन्स हैं जिब्रेलिन और ऑक्सिन। जिब्रेलिन की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है कुरोसावा ने 1926 में जिब्रेलिन हार्मोन्स की खोज की थी। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है। साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी? तो साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने 1951 में की थी। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका उत्तर है फ्लोरिजेन। फ्लोरिजेन हार्मोन फूल को खिलाने में सहायक होता है। ट्राउमेटिन है। ट्राउमेटिन क्या है? यह है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को ट्राउमेटिन कहते हैं। पौधों के जख्मों को भरता है कौन सा हार्मोन? तो यह है ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन पौधों के जख्मों को भरता है। अगर कहीं से फट गया है तो ये ट्राउमेटिन हार्मोन पौधों के जख्मों को भरता है। अब पादप रोग से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको जान लेते हैं। तंबाकू का मोजैक रोग किस के कारण होता है? तो इसका उत्तर है विषाणु से। विषाणु के कारण होता है तंबाकू का मोजैक रोग। आलू का सैथिल रोग होता है जीवाणु से। आलू का सैथिल रोग किससे होता है? तो इसका उत्तर है जीवाणु से। गेहूं में रस्ट रोग होता है कवक से। गेहूं में रस्ट रोग होता है कवक से। और गन्ना में लाल सड़न रोग होता है कवक से। ये दोनों रोग, गेहूं में रस्ट रोग और गन्ना में लाल सड़न रोग, ये दोनों कवक से होते हैं। धान का अंगमारी रोग का कारण क्या है? धान का अंगमारी रोग का कारक क्या है? तो इसका उत्तर है जैंथोमोनास नामक जीवाणु। जैंथोमोनास नामक जीवाणु धान का अंगमारी रोग का कारक है। ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? तो यह है धान से संबंधित। धान में ब्लास्ट रोग हो जाता है। हरित बाली रोग किससे संबंधित है? तो यह है बाजरा से। बाजरा में हरित बाली रोग होता है और धान में ब्लास्ट रोग।
अग्निनीरजा रोग किससे संबंधित है? यह है सेब से। सेब में अग्निनीरजा रोग हो जाता है। धान में खैरा रोग किसकी कमी किससे होता है? तो इसका उत्तर है जस्ते की कमी से। जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। जस्ते की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है और आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग होता है वह ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। बंची टॉप रोग किससे संबंधित है? यह है केला से। बंची टॉप रोग केला से रिलेटेड है और टिक्का रोग मूंगफली से। मूंगफली में कौन सा रोग लगता है? टिक्का रोग। मटर में मार्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। मैग्नीज की कमी से मटर में मार्स रोग हो जाता है। नींबू में डाईबैक तथा लिटिल लीफ रोग किससे होता है? तो कॉपर यानी तांबे की कमी के कारण होता है। कॉपर यानी तांबे की कमी के कारण नींबू में डाईबैक तथा लिटिल लीफ रोग हो जाता है। आम तथा बैंगन में लिटिल लीफ रोग होता है किसके कारण? होता है जस्ते की कमी के कारण। जस्ते की कमी के कारण आम और बैंगन में लिटिल लीफ रोग होता है और कॉपर की कमी के कारण नींबू में डाईबैक और लिटिल लीफ रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से नींबू में होता है और जस्ते की कमी से आम या और बैंगन में होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निक्रोसिस रोग होता है बोरोन की कमी से। बोरोन की कमी से फूल गोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निक्रोसिस रोग हो जाता है। वनस्पति शास्त्र से रिलेटेड प्रमुख तथ्य हैं। लौंग किससे प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लौंग प्राप्त होता है शुष्क पुष्प की कली से। शुष्क पुष्प की कली से लौंग प्राप्त होता है। हींग किससे प्राप्त होता है? तो हींग प्राप्त होता है पौधों की जड़ों से। कॉर्क किससे प्राप्त होता है? यह ओक वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। ओक वृक्ष की छाल से कॉर्क प्राप्त होता है। ओक का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है क्वेर्कस सुबर। क्वेर्कस सुबर नाम है ओक का वानस्पतिक नाम। हेरोइन प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? इसका उत्तर है अफीम पोस्ता से। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। इस तरह से आज हमने जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप पढ़ते रहिए और स्मरण करते रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।